हाय, वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में आप IAS 2190 के लेटेस्ट रिवीजन के हर पेज में दिए प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, IAS 2190 2024 लेटेस्ट रिवीजन है और इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर को फर्स्ट एड फायर फाइटिंग मेजर कहा जाता है, लेकिन यह फायर स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का भी काम करता है। सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस के अलावा अगर आप डिटेल्ड एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैंने कवर किया है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को अपने मोबाइल, टैब या लैपटॉप में देख रहे हो। अगर पॉसिबल हो तो आप IS 2190 की हार्ड कॉपी भी अपने साथ रख लें, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस स्टैंडर्ड के डिफरेंट प्रोविजंस को वन बाय वन मैं कवर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ नोट करें, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए और शायद आपको पता भी होगा। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने के कारण फायर एक्सटिंग्विशर को लार्ज फायर्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर अर्ली स्टेज ऑफ फायर में इसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर फायर एक्सटिंग्विशर की यूजफुलनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि एक्सटिंग्विशर्स इमीडिएटली अवेलेबल हैं या नहीं, और इसे लेकर आने वाले लोग सही तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं। इसका मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग काफ़ी मैटर करता है यहाँ पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि व्हाट आर रिक्वायर्ड फीचर्स फॉर एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर। एक इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर के क्या फीचर्स होने चाहिए। एक एक इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर वही होगा जो कि बहुत आसानी से कैरी किया जा सके, मतलब वो पोर्टेबल होना चाहिए। उसमें एडिक्वेट थ्रो एंड क्वांटिटी के साथ उसे तुरंत चलना भी चाहिए। इसके साथ साथ जो उसमें एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो जो सेल्फ लाइफ प्रिस्क्राइब करी है मैन्युफैक्चरर ने, उसके हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो अपना काम ढंग से कर सके। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसका मतलब IS ने यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर बिल्डिंग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट और अदर फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी लगे तो भी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविजन उस बिल्डिंग में होना जरूरी है। दूसरी बात, ये जो IS स्टैंडर्ड है ये उन एक्सटिंग्विशर्स पे अप्लीकेबल नहीं है जो एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट और व्हीकल्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। सो दैट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय अ क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज मीन्ड बाय अ क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्लीन एजेंट वैसे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया होते हैं जो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव होते हैं, गैसेस या और वेपराइजिंग लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, और जब इन्हें ऑपरेट किया जाता है तो ये कोई भी एक रेसिड्यू नहीं छोड़ते, और जब इनका जो एक्सटिंग्विश करने का जो कंसंट्रेशन होता है वो टॉक्सिक लेवल पे नहीं होता। इसका मतलब अगर आपने इन्हें ऑपरेट किया तो आप आराम से साफ सफाई कर सकते हैं, एरिया डैमेज नहीं होगा, प्रोटेक्टेड एरिया पे कोई भी डैमेज नहीं हो सकता। और इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, FM 200, देन नोवेक 1230। ये सारे के सारे क्लीन एजेंट के एग्जांपल हैं, हो सकता है आपने इनके नाम सुने होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फायर क्लासेस? सो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ये फायर क्लासेस 5 टाइप्स के हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ। सो मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्लास एफ उन फायर्स को कहते हैं जो कि सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन कंटेंट होता है, उनमें लगने वाली आग को क्लास ए फायर कहा जाता है, जैसे कि वुड, पेपर, रबर और प्लास्टिक्स एटसेट्रा। वेयर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इज एसेंशियल टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इनके लिए इस्तेमाल होता है। क्लास बी फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल लिक्विड्स और लिक्विफाइबल सॉलिड और द लाइक, वेयर अ ब्लैंकेटिंग इफेक्ट एसेंशियल टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। क्लास सी फायर्स इन्वॉल्व फ्लेमेबल gases under pressure including liquefied gases where it is necessary to inhibit burning gas at fast rate with inert gas, powder or vaporizing liquid for extinguishment. So क्लास सी फायर को अगर एक्सटिंग्विश करना है तो इनर्ट गैस, पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर और वेपराइजिंग लिक्विड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करा जा सकता है। क्लास डी फायर इन्वॉल्व होता है कंबस्टिबल मटेरियल, जैसे कि मैग्नीशियम, एमोनियम, जिंक, जिंक, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा। और ये बर्निंग मटेरियल काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और कुछ केसेस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और ऑर्डिनरी ड्राई पाउडर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। एंड क्लास एफ, कई बार हम किचन फायर को क्लास एफ, जिसे कि एनएफपी में क्लास के कहा जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लास एफ की जगह क्लास के बोल जाते हैं। जब हम आईएस स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्लास एफ इज अ फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग मीडिया, जो कि वेजिटेबल और एनिमल ऑयल और फैट्स हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डिफरेंट हैजार्ड टाइप्स एज पर आईएस 2190? तो ऑक्यूपेंसी को हैजार्ड्स के हिसाब से 3 टाइप्स में बांटा गया है: लाइट हैजार्ड, ऑर्डिनरी हैजार्ड एंड मॉडरेट हैजार्ड। लाइट हैजार्ड, ऑर्डिनरी हैजार्ड और मॉडरेट हैजार्ड एक ही हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं हाई हैजार्ड। ओके, सो हम एक बार देख लेते हैं ये क्या है, कैसे किया गया है क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ क्लास ए कंबस्टिबल मटेरियल जो उस ऑक्यूपेंसी में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन ये एंटिसिपेट करता है कि जो भी कंटेंट होंगे वो ज़्यादातर नॉन कम्बस्टेबल हो और इस तरह से अरेंज हो कि उनमें लगे, अगर आग लग भी जाए तो ज़्यादा तेजी से ना फैल पाए। ऑर्डिनरी और मॉडरेट हैजार्ड, इनमें ये है कि ये इनमें जो कम्बस्टिबल कंटेंट है उनकी मात्रा लो और लाइट हैजार्ड से ज़्यादा होती है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे डाइनिंग एरियाज, मर्केंटाइल शॉप्स एंड स्टोरेज। हाई हैजार्ड ऑक्यूपेंसीज वैसी हैं जहाँ पे कि अमाउंट ऑफ क्लास ए कम्बस्टिबल एंड क्लास बी फ्लेमेबल मटेरियल प्रेजेंट है, और वो ओवर एंड above those expected in occupancies classified as moderate hazard. क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स hazard types is decided? इसका आंसर एनेक्जर बी में दिया हुआ है, बट अगर देखा जाए तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, बिल्डिंग सरफेस एरिया, क्वांटिटी ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, लिक्विड्स एंड कंबस्टिबल लिक्विड्स के बेसिस पे हैजार्ड्स को क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ सिलेंडर इज कॉल्ड हाई प्रेशर सिलेंडर, अगर फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर का जो सर्विस प्रेशर है वो 19 बार से ज़्यादा है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड उसका प्रेशर 19 बार से ज़्यादा है, तो उस सिलेंडर को हाई प्रेशर सिलेंडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इंस्पेक्शन का पर्पस ये है कि ये इंश्योर करना कि रीजनेबल
ये रीजनेबल एश्योरिटी होती है कि जो एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है वो फुल्ली चार्ज है और उसे चलाया जाए तो वो चल जाएगा। सो ये कैसे करते हैं, बेसिकली एक विजुअल इंस्पेक्शन है, मतलब इसे देख कर किया जाता है कि वो अपनी जगह पर लगा हुआ है और वो नहीं चला, उसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं और ना ही वो डैमेज्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ सिलेंडर इज कॉल्ड लो प्रेशर सिलेंडर। सो वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स और वो सिलेंडर जिनका सर्विस प्रेशर 19 बार से और या 19 बार से कम हो उसे लो प्रेशर सिलेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके हिसाब से हाई प्रेशर सिलेंडर कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक हाई प्रेशर सिलेंडर है, क्योंकि इसमें इसका सर्विस प्रेशर 55 बार पे होता है, तो वो एक हाई प्रेशर सिलेंडर का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस क्या है, थोरो एग्जामिनेशन ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज कॉल्ड अ मेंटेनेंस and this is intended to give maximum assurance that an extinguisher will operate effectively and safely। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक थोड़ा एग्जामिनेशन होता है और नेसेसरी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट भी करा जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग भी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्राई केमिकल पाउडर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 3.12 में। फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इन द पाउडर फॉर्म्स, दीज आर थ्री टाइप्स, ABC, BC एंड D, that conforms to IS 4308। क्वेश्चन नंबर 11, what shall be maximum weight of a portable fire extinguisher। सो एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन क्या है कि अगर उसे ऑपरेट हमें करना है तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो हैंडी हो, तो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का मास 17 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट होने के लिए प्रेशर कहाँ से आता है, तो ये दो तरीके से आ सकता है। एक है वो एक्सटिंग्विशर स्टोर प्रेशर टाइप का होगा, मतलब प्रेशराइजेशन के लिए जो मीडियम है वो कंटेनर में हमेशा अवेलेबल है और फुल ऑलवेज चार्ज रहता है। सेकेंड ऑप्शन इज हैविंग गैस कार्टेज, CO2 गैस कार्टेज, जिसमें कि जब ये कार्टेज रप्चर होता है तो फिर वन कंटेनर के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है जिससे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया बाहर आता है। लगे हाथ हम इस 3.14 को भी पढ़ लेते हैं। रेटिंग के बारे में, रेटिंग आपने देखा होगा एक्सटिंग्विशर की बॉडी के ऊपर एक नंबर होता है, उसके साथ एक A या B ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो उस पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर की रेटिंग होती है। सो दिस इज अ कंपैरेटिव नंबर एसोसिएटेड विद द क्लासिफिकेशन असाइंड टू एन एक्सटिंग्विशर इंडिकेटिंग इट्स कैपेबिलिटी इन द एक्सटिंग्विशमेंट एज पर IS 15683। तो जब आप IS 15683 को जब मैं बताऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो डिटेल में बताऊंगा कि रेटिंग कैसे हुई है। बट आप ये जान लें कि जब हम ए की बात करते हैं, ए की रेटिंग, क्लास ए की रेटिंग, तो एक साइज ऑफ फायर के बारे में होता है और उस एक्सचेंज जिस सैंपल को बर्न किया जाता है उसके मास से इसका रिलेशन होता है। और जब हम क्लास बी रेटिंग की बात करते हैं तो बी में जो नंबर आएंगे जैसे 55, सो ये बोलेगा कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लेमेबल लिक्विड, उसमें वाटर एंड फ्लेमेबल लिक्विड का मिक्सचर होता है। Recharging, replacement of extinguishing medium with the same BIS rating marked on the extinguisher। अब ये important क्यों है, अगर आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर है और आपने उसको रिचार्ज करना है तो ये हो जाएगा कि आप किसी भी पाउडर से रिफिल कर दो, ऐसा करना गलत है। अगर पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है तो उस पाउडर की जो रेटिंग है से उसकी रेटिंग वही होनी चाहिए जो उस एक्सटिंग्विशर की बॉडी पे रेटिंग है, मतलब उस रेटिंग से कम का नहीं होना है और उस रेटिंग से ज़्यादा का पाउडर की कैपेसिटी वाला भी पाउडर से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। रिचार्ज करना है तो सेम रेटिंग की एक्सटिंग्विशिंग मीडिया से ही आप रिप्लेस करेंगे और रिचार्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एक्सपेलिंग एक्सटिंग्विशर। तो पहले ये समझ लें कि सेल्फ एक्सपेलिंग मीडियम एक्सटिंग्विशर होता क्या है। एक्सटिंग्विशर जिसमें कि खुद का जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है उसका खुद का सफिशिएंट वेपर प्रेशर है नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, जिससे वो एक्सटिंग्विशर अपने उस कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सर्विस प्रेशर। सर्विस प्रेशर को एक बार देख लेते हैं।
ये एक इक्विलिब्रियम प्रेशर है जो नॉर्मली चार्ज एंड प्रेशराइज्ड एक्सटिंग्विशर के अंदर डेवलप होता है। और अगर उसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 आवर्स के लिए स्टोर करा जाए, और ये तब हो सकता है जब गैस का कार्टेज ऑपरेट हो और उससे जो कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट होगा उसे सर्विस प्रेशर कहते हैं। किस एक्सटिंग्विशर का कितना सर्विस प्रेशर होगा, इसके लिए आप उसके ओईएम मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शैल बी मैक्सिमम ग्रॉस वेट ऑफ व्हील्ड एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल तो ये भी है, व्हील्ड है, तो मोबाइल अप्लायंसेज ऑन व्हील्स हैविंग अ टोटल मास ऑफ मोर देन 17 kg बट नॉट ग्रेटर देन 450 kg इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज। सो अगर व्हील्ड एक्सटिंग्विशर है तो उसका वजन सब कुछ लगाकर, मतलब उसका जितनी भी एसेसरीज हैं और बॉडी और एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, 450 kg से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होता है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है कि जब भी एक्सटिंग्विशर को ऐसे लोकेट होना चाहिए और इंस्टॉल करना चाहिए कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, इमिडिएटली अवेलेबल हो जब फायर के टाइम में उनकी ज़रूरत पड़े, और प्रेफरेबली उनकी लोकेशन का होनी चाहिए नॉर्मल पाथ ऑफ ट्रेवल पे हो, इंक्लूडिंग एग्जिट्स फ्रॉम द एरियाज, ताकि कोई भागते हुए किसी, अगर कोई ट्रेंड इंडिविजुअल है उसने फायर एक्सटिंग्विशर को देखा तो उसे उठाकर आग को कंट्रोल करने की कोशिश करे। Second important fact is signs or other means used to indicate fire extinguisher location shall be placed in close proximity to extinguisher and shall be visible from normal path of travel। तो साइनेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अगर नॉर्मल पाथ ऑफ ट्रेवल पे एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो साइनेजेस को देखकर लोगों को पता चले कि एक्सटिंग्विशर की लोकेशन क्या होगी। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि एक्सटिंग्विशर को जब इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल आप हैंगर में कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं, कैबिनेट में माउंट हो सकता है, और फ्लोर पे भी रखा जा सकता है एक स्टैंड में, जहाँ पे अगर वॉल माउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो। एंड अगेन अगेन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कि एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करते हुए ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे वो गिर सकते हैं या कंटिन्यूस वाइब्रेशन हो जैसे कि फायर टेंडर, तो उन्हें स्पेसिफिकली डिजाइन ब्रैकेट्स के थ्रू इंस्टॉल करना चाहिए। Question number 15. Question number 15 is what shall be maximum height of fire extinguisher from finished floor level when hanged। मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर को अगर हैंग करा जाए तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और साथ साथ ये भी है इस क्लॉज में 5.8 में दिया हुआ, अगर आपने हैंग नहीं किया तो फ्लोर लेवल से उसकी क्लियरेंस कितनी होनी है। आंसर देख लेते हैं कि जो भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हो उनको जब इंस्टॉल करें तो ये ध्यान रखा जाए कि टॉप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फ्लोर से 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा ना हो, और अगर उन्हें फ्लोर पे माउंट करा गया है तो उनकी जो क्लियरेंस है फ्लोर से 30 mm से ज़्यादा, 30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं कि जो भी, हर आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर कई सारे स्टिकर लगे होते हैं जो ओईएम लगा कर देते हैं, तो उसके उसमें एक चीज पिक्चर्स के थ्रू और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उस एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है। So when mounted or placed in their intended location, the operating instruction shall face outward or towards the most likely direction of access। क्यों? कि चलाने का क्या तरीका है, ये अगर कोई अप्रोच करे तो वो देख सके। उसके अलावा एक्सटिंग्विशर पीरियोडिक मेंटेनेंस, लेबल स्टिकर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग रिकॉर्ड, लेबल कार्ड shall not be positioned in such a way that obstruct the visibility of operating instruction। तो अगर आपने देखा हो कई सारी एएमसी के जो वेंडर होते हैं वो ऐसे स्टिकर लगा जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सटिंग्विशर की सुटेबिलिटी क्या है या वो एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका क्या है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्रोमाइज ना हो और वो हमेशा विजिबल रहे।
यहाँ से हम सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे, क्लॉज 6 इसके बारे में है। तो एक ब्रेक। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है कि क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा नहीं है कि आप हर जगह लगा दो। ये बिल्कुल काफ़ी सोच समझ के लगाना है, ताकि क्लीन एजेंट, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब तक नेसेसरी ना हो तब तक क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ना किया जाए। इसकी खास बात तो ये है कि ये इक्विपमेंट को बिना डैमेज किए ऑपरेट हो जाता है और फायर को कंट्रोल कर लेता है। एक इस नोट में एक छुपी हुई है बात जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, कि क्लीन एजेंट के मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा, और इंडिया में इसे कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Okay, now important for, okay, this is 6.3. It is related to selection by hazard class. 6.3.2, extinguisher for protection against class A hazard shall be selected from extinguisher with appropriate class A rating. क्लास बी के लिए, क्लास बी hazard के लिए क्लास बी रेटिंग वाला extinguisher। क्लास सी के लिए जो extinguisher होगा क्लास सी hazard के लिए, वो सेम होगा जो कि क्लास बी hazard के लिए होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक्सटिंग्विशर्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि किस एक्सटिंग्विशर का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगे। पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर का हो सकता है, क्लीन एजेंट का इस्तेमाल हो सकता है, और वाटर मिस्ट जो कि टेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल फायर पे, उन वाटर मिस्ट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में मेटल हॉर्न्स लगे हैं तो उनका इस्तेमाल इनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बेस्ट सुटेबल एक्सटिंग्विशिंग मीडिया फॉर प्रेशराइज्ड फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैस फायर? So extinguishers containing media other than powder are relatively ineffective on pressurized flammable liquid और प्रेशराइज्ड गैस फायर। तो जब कभी ऐसे एलपीजी सिलेंडर या किसी में आग लगती है और ऐसे किसी पाइप में लगती है जिसमें काफ़ी प्रेशराइज्ड लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। So another important fact is here, the system used to rate the effectiveness of, okay, क्लास बी। जब हम क्लास ए बी सी की बात करते हैं तो क्लास बी की जो रेटिंग है वो एक मूविंग लिक्विड और गैस फायर के लिए रेटेड नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेशल नोजल वाले और किसी पर्टिकुलर रेट पे डिजाइंड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ थ्री डायमेंशनल फायर? सो थ्री डायमेंशनल फायर क्लास बी हैजार्ड होते हैं, और इनमें क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो अंडर मूवमेंट होता है, जैसे कि वो गिर रहा होगा, पोर हो रहा होगा, रनिंग होगा या ड्रिपिंग होगा। तो इन सारे फायर के सिनेरियो को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल फायर। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर वाटर soluble flammable liquids which type of foam concentrate shall be used? So answer is special multipurpose or alcohol resistant foam shall be used for this purpose. Question number 19, where wheeled fire extinguisher shall be used? So wheeled fire extinguisher, आपको पता है कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे हमें हाई मीडिया फ्लो रेट चाहिए, इंक्रीज रेंज चाहिए और इंक्रीज मीडिया कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हाई हैजार्ड एरिया, तो वहाँ पे हमें व्हील्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं क्लॉज 7 पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, मतलब कहाँ लगेगा, कैसे और कितने लगेंगे, इन सब के बारे में आपको इस क्लॉज में सब्सिक्वेंटली आपको पता चलेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटिंग्विशर नीडेड टू प्रोटेक्ट अ हैजार्ड शैल बी डिटरमिन्ड एज आउटलाइंड इन दिस क्लॉज, मतलब कितने लगने हैं, कहाँ लगने हैं, ये आपको इस क्लॉज में पता चलने वाला है।
पीछे जाओ। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर किसी एक्सटिंग्विशर के ऊपर वन लेटर से ज़्यादा क्लासिफिकेशन मार्क्ड है तो इसका मतलब है वो हर लेटर क्लास को सेटिस्फाई करेगा। क्लॉज 7.2 इट इज़ अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर रेटिंग एंड प्लेसमेंट फॉर क्लास ए हैजार्ड्स। देखिए अभी जो अभी प्रॉब्लम आई थी मुझे इस सिक बार को एडजस्ट करके, क्योंकि इस पीपीटी में वीडियो को एम्बेड, एक्सेल पीडीएफ के वीडियो को एम्बेड करा हुआ है तो थोड़ा सा कंट्रोल में प्रॉब्लम आ जाती है। सो फॉर दैट बियर विथ मी, बट स्लोली आई विल मैनेज इट to cover each and every page of this standard clause. Okay, now question number 20. At least how many fire extinguishers shall be provided per floor? अगर हम क्लास ए हैजार्ड की बात करें, ओके परफेक्ट, क्लास ए हैजार्ड की बात करते हैं तो एटलीस्ट टू एक्सटिंग्विशर इन अकॉर्डेंस विद द टेबल वन। जो टेबल वन है वो है प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसके हिसाब से हर फ्लोर लेवल पे दो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। अगर फ्लोर लेवल का साइज 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर से कम हो तो एक एक्सटिंग्विशर से भी काम चल जाएगा। Another important fact, the protection requirement may be fulfilled with the extinguisher of higher rating, provided that travel distance to such larger extinguisher and the maximum floor area per unit does not exceed the distance given in table 1। अब इस पूरी अंग्रेजी का अर्थात शब्दार्थ ये है, इसमें गणित का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपने लेट्स सपोज लाइट हैजार्ड है और आपने बोला कि 2A के बजाय मैं 4A एक्सटिंग्विशर लगाना है मुझे, तो चूंकि ये 2A का 4A हो गया तो मेरा जो ट्रेवल डिस्टेंस है 20 मीटर से 40 मीटर हो जाएगा, और मेरा मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर जो है वो 300 स्क्वायर मीटर से हटकर बढ़कर 600 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप 7.2.3 को देखें तो इसने ये बोला है चाहे आप हायर कैपेसिटी का चूज कर लो, लेकिन जो उसका मैक्सिमम फ्लोर एरिया लिमिट है और ट्रेवल डिस्टेंस की लिमिट है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ क्लॉज 7.5, 7.5, ब्रेक 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 ब्रेक। 7.5 इट इज एक्सटिंग्विशर साइज एंड प्लेसमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। इसमें मुझे लगता है मैंने कुछ मिस किया है, जस्ट वेट। ट्रेवल डिस्टेंस था, डिस्टेंस था। ट्रेवल डिस्टेंस था, ये है। क्लास बी हैजार्ड में अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं तो ट्रेवल डिस्टेंस टू फायर एक्सटिंग्विशर शैल नॉट एक्सीड 15 मीटर। हालांकि ये चीज़ जब आप इससे रिलेवेंट टेबल को रेफर करोगे तब वहाँ पे भी आपको ये डिटेल मिल जाएगा टेबल 2 में। ओके, 7.5 में हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में क्या करना है। और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो ये बताया हुआ है इन्होंने कि ये हैजार्ड खुद में देमसेल्फ आइदर क्लास ए होते हैं या क्लास बी हैजार्ड होते हैं, तो द एक्सटिंग्विशर्स shall be sized and located on the basis of anticipated class A और class B हैजार्ड। और जहाँ भी energized इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होने की चांसेस हैं तो एक्सटिंग्विशर की पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए और मार्क ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे आसानी से यूज कर सकें। और लेकिन ये जरूरी है कि हर ये इंश्योर करा जाए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पॉइंट आइसोलेटेड हो चुके हैं। थोड़ी सी क्लास डी के बारे में जान लेते हैं। क्लास डी मेटल फायर से रिलेटेड है, तो क्लास डी एक्सटिंग्विशर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर हैजार्ड्स इन्वॉल्विंग कंबस्टेबल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शैल बी मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस फॉर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास डी हैजार्ड। सो ट्रेवल डिस्टेंस क्लास डी हैजार्ड के लिए 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The size and number of extinguishers shall be determined on the basis of the combustible material, its physical particle size and the area। मतलब हमें इसके लिए कोई डेडिकेटेड टेबल IS 2190 में नहीं दिया है और ये केस टू केस वेरी करेगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शैल बी मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस फॉर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास एफ हैजार्ड्स। तो इसका आंसर है क्लास एफ हैजार्ड के लिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर डाला तो उसकी लोकेशन 10 मीटर के ट्रेवल डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बारी आती है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस की, जो कि क्लॉज 8 में दिया हुआ है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आर अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फायर, हमें पता है। सो ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पे रिट्रेट करी हुई है। सॉरी, मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसका आंसर ये है कि या तो ऑनर और ऑनर का जो डेजिग्नेटेड एजेंट है, या उस प्रॉपर्टी को जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है, जहाँ जिनकी यहाँ पर एक्सटिंग्विशर लगा है, वो इस एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस एंड रिचार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये करेगा कौन? सो क्वेश्चन नंबर 24, हु कैन डू मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सो ओनली competent person shall service extinguisher as outlined in 8.3 and 8.4। competent person कौन होता है, इसके लिए आप इसे स्टैंडर्ड के टर्मिनोलॉजी में दिए हुए डेफिनेशन को चेक कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक्सटिंग्विशर्स अगर आउट सर्विस के लिए बाहर गया है या रिचार्ज होने के लिए गया है, तो आपको उसकी पोजीशन पे सेम टाइप का और सेम रेटिंग का एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि वो एरिया हमेशा कवर्ड रहे। टेबल 2 में आपको मिलेंगे कि क्लास बी और क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर को अगर इंस्टॉल करना है तो उनकी रेटिंग, उनके लिए क्या ट्रेवल डिस्टेंस है, मैक्सिमम एरिया। सो जैसे मैंने आपको कहा था, 55 बी एक फायर एक्सटिंग्विशर जो क्लास बी के लिए रेटेड है, उसकी रेटिंग है। तो ये उसके फ्लेमेबल लिक्विड के वॉल्यूम को डिनोट करने का ये नंबर है। IS 15683 को जब हम रेफर कर रहेंगे और एक्सप्लेन करूंगा मैं उसमें, तो और भी ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक मेजर चेंज है इस स्टैंडर्ड में। पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी होती थी वो मंथली होती थी, जिसको अब कर दिया गया है 90 डेज। सो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट शैल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन। सो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज के इंटरवल पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शैल बी चेक्ड इन क्वार्टरली इंस्पेक्शन। तो ये A2K जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो तो चेक होना है एज अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ए और बी में जो चीज़ें आती हैं वो आप फॉलो करती हैं करेक्टिव एक्शंस में। C2G जितनी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे वो आप फॉलो करेंगे मेंटेनेंस एक्टिविटी में। चेक कर लेते हैं क्या क्या था, ये ऊपर चला गया, जस्ट सेकेंड। ओके, राइट। सो एक्सटिंग्विशर अगर अपनी लोकेशन पे नहीं है तो उसे लगा दो, करेक्टिव एक्शन है। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है, विजिबल नहीं है, तो ठीक से ठीक कर दिया, तो ये करेक्टिव एक्शन हुआ। अगर उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने में नहीं आ रहे, सील में टेम्परिंग हो रखी है, एक्सटिंग्विशर का वजन घटा हुआ है, और एक्सटिंग्विशर थोड़ा डैमेज है या कोरोडेड है, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी वो फॉल करेगी आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटी में। Now question number 27, when maintenance of fire extinguisher shall be done? So all extinguisher except as given in Annex D। Annex D में वो extinguisher दिए हुए हैं जो obsolete हो चुके हैं, उनको छोड़ के बाकी ये जो A2C में जो फॉल करने वाली क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इनकी मेंटेनेंस हो जानी चाहिए। तो मेंटेनेंस once in a year but not less than 6 months apart। प्लस मेंटेनेंस होनी चाहिए जब उनकी हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग हो रही हो, और अगर किसी इंस्पेक्शन से ये लगा कि नहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तब एक्सटिंग्विशर की मेंटेनेंस कर देनी चाहिए। ना ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सभी फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस के लिए अप्लीकेबल हैं, मतलब A to C।
इसमें क्या करना है आपको, सील एंड सेफ्टी डिवाइस को चेक करना है कि एक्सटिंग्विशर कहीं यूज तो नहीं हुआ है। सब्सिक्वेंट टू मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इफ एनी once in 5 years and fitted of a new seal. Attachment of a label to extinguisher or marking of a label attached to extinguisher indicating that the required maintenance has been done. तो जो स्टिकर और कार्ड लगता है ये ABC उन सभी बातों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट मी प्ले। सो स्टॉप। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, कैटेगरी 1 2 3 4 5। सो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायर एक्सटिंग्विशर के लिए 5 कैटेगरी बनाई गई है। और कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे वो वाटर टाइप हो, वाटर विद एडिटिव हो, फोम हो। बेसिकली वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर हो गया स्टोर्ड प्रेशर टाइप। कैटेगरी 2 इज स्टोर्ड प्रेशर टाइप लेकिन पाउडर और क्लीन एजेंट टाइप। कैटेगरी 3 सेम वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर लेकिन साथ साथ फोम भी है, और यस गैस कार्टेज बेस्ड हो गए। और कैटेगरी 4 इज गैस कार्टेज टाइप जिसमें पाउडर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के तौर में इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट इज कैटेगरी 5 कार्बन डाई ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आगे कुछ ऐसे टेबल और मैट्रिक्स बने हुए हैं जिसमें आपको 1 2 3 4 5 लिखा होगा। उसके हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए 1 के लिए कौन सा है, 2 के लिए क्या है, 3 4 और 5 किसको बिलोंग करता है। नाउ लेट्स लुक फॉर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। सो ये टेबल 4 में दिया हुआ है मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर ईच कैटेगराइज्ड एक्सटिंग्विशर। ये देख लेते हैं पहले, फिर मैं क्वेश्चन 29 को कवर करूंगा। सो अगर आप देखो टेबल 4 में मेंटेनेंस जो हर कैटेगरी 1 2 3 4 5 के लिए दिया हुआ है, ये जो जहाँ पे क्रॉस लिखा है वो मतलब 1 कैटेगरी 1 और 2 के लिए अप्लीकेबल है। और जहाँ पे सबके सामने है तो ये हर कैटेगरी पे अप्लीकेबल है। अब ये देखो कैटेगरी 3 एंड 4 पे आपका ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ कैटेगरी 3 एंड 4 के लिए अप्लीकेबल हुआ। एक प्रॉब्लम आती है जब हम फायर एक्सटिंग्विशर को वजन करते हैं तो कैसे करना है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर जब अगर वजन करना है विद और विदाउट ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का के बिना भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ओईएम के इंस्ट्रक्शन को रेफर करना है। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट। नो, नो नेक्स्ट, गो बैक। ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है जिसके लिए मुझे वापस जुड़ना पड़ेगा, और नहीं क्वेश्चन नहीं था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था। स्टॉप। सो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज नॉट अलाउड। तो ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि पाउडर को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये पाउडर आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अगर वाटर फॉर्म किया तो पाउडर की केकिंग हो जाएगी और वो ढंग से निकलेगा नहीं। और अगर क्लोज्ड कंटेनर होते हैं तो क्लोज्ड कंटेनर में अगर CO2 फॉर्म हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर राइज हो सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि एक्सटिंग्विशर रप्चर हो जाए, जो कि एक काफ़ी रिस्की कंडीशन हो जाएगी ऑपरेटर के लिए या किसी मेंटेनेंस करने वाले स्टाफ के लिए। Only extinguishers containing the same powder should be opened and examined at any one time। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके पास अगर 1000 एक्सटिंग्विशर है, अलग अलग तरह के पाउडर टाइप है, मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी कि सबकी मेंटेनेंस करनी है तो एक ही रूम में लाए और सबको खोल के बैठ गए। और ऐसा कुछ नहीं करना है, आप उन्हें कैटेगराइज जैसी है उनकी और पाउडर की प्रॉपर्टी के हिसाब से प्लान करें उनकी मेंटेनेंस। जो भी एरर आ रहे हैं सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोई रीटेक नहीं लेता, तो मैं एक ही बार में वीडियो कंप्लीट करूंगा। और
पॉइंट है जिसका हमें ध्यान में चाहिए। व्हेन गैस कार्टेज शैल बी रिप्लेस्ड, अगर फायर एक्सटिंग्विशर में, हाँ ओके, पहले तो ये देख लें कि ये वाला जो सीरियल नंबर 9 है इसमें ये यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे क्रॉस है, तो ये कौन सा हुआ, कैटेगरी 3 और 4, 1 और 2 स्टोर्ड प्रेशर, 3 और 4 गैस कार्टेज बेस्ड, एंड कैटेगरी 5 CO2 टाइप। ठीक है, तो इनके लिए एप्लीकेबल प्रोविजन है। तो गैस कार्टेज जिनका कंटेंट लेस देन 10% हो जाता है ग्रॉस वेट का, और जो चेक करने के दौरान ये पाए जाते हैं कि वो लीक कर रहे हैं, उनको सर्विस से हटा देना चाहिए या रिप्लेस कर देना चाहिए, जैसा भी मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करे। सो व्हेन गैस कार्टेज शैल बी रिप्लेस्ड, अगर आंसर है जब उनका मास 10% से कम हो जाए तो उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। ओके, डिस्कार्ड द DCP powder from extinguisher if it exceeds manufacturer recommended shelf life. आई थिंक दिस विल बी न्यू फॉर यू, और आपके लिए काफ़ी नया हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करने चले तो आपको ये पता करना पड़ेगा OEM से कि जो उसने पाउडर सप्लाई किया है उसकी सेल्फ लाइफ क्या है। इसको कंप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा OEM को ईमेल करना होगा या उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर लेना। In addition to annual maintenance specified in 8.4 to this clause, the maintenance in accordance with table 5 shall be performed at intervals not exceeding 5 years। तो जो भी है वो 5 साल में तो करना ही, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नॉन रिचार्जेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनकी मेंटेनेंस आपको नहीं करनी है क्योंकि वो नॉन रिचार्जेबल हो रहे हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर को डिस्चार्ज नहीं करना है। इनको करने के लिए ऐसा करना है कि जो भी कंटेंट है वो क्लोज्ड सिस्टम में हो, ताकि क्लीन एजेंट डिस्चार्ज ना हो, और जब एम्प्टी हो तो ये मेजर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो पाए। आपके क्लॉज 9.2, जब आप रिचार्जिंग की एक्टिविटी हो रही हो तो जो OEM ने रिकमेंड किया है उसको फॉलो करना है। तो इस बार ये वाला जो IS-2190 है ये काफ़ी चीज़ों के लिए OEM की गाइडलाइंस को रेफर करने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट करता है। 9.7, फिर से वही बात, वन टाइप ऑफ पाउडर shall not be mixed with other or allowed to contaminated by another powder type। हमने इसके बारे में बात कर ली थी पहले कि क्यों नहीं करना है, तो BC ABC एंड D आपस में मिक्स ना हो पाए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा उसके लिए आपको IS-1522 को रेफर करना है। और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की जब रिफिलिंग होती है तो उसका ओवरफ्लो ना हो, इसको ध्यान रखने के ये 4 तरीके हैं। पहला कि आप उसके मास को मेजर करें, एग्जैक्टली उसके वॉल्यूम को मेजर करें, या एंटी ओवरफिल ट्यूब का इस्तेमाल करें, और जनरली हम एक वो एक्सटिंग्विशर की बॉडी के अंदर ही फिल मार्क होता है उसके हिसाब से उसमें हम वाटर को रिफिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच गैस इज यूज्ड फॉर स्टोर्ड प्रेशर सिलेंडर? So only standard industrial grade dry nitrogen or other inert gas shall be used to pressurize stored pressure type fire extinguisher, which can be either powder type or clean agent type. Compressed air through moisture traps shall not be used for pressurizing, even if it is stated in the instruction on old extinguishers. Okay, मना कर दिया तो हम नहीं करेंगे। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट फैक्ट, द डेट, दिस इज फॉर द रिकॉर्ड। इतना सारा काम किया तो कुछ तो रिकॉर्ड जनरेट होगा, काम किया तो ओके। ओल्ड सेइंग, डू व्हाट यू लॉग, लॉग व्हाट यू डू, मतलब जो किया है वो लिखिए कहीं। लिखना किस में, तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के लिए लॉग बुक है, तो लॉग बुक का फॉर्मेट भी आपको इस स्टैंडर्ड में मिलेगा। देखते हैं कि क्या बताया इस क्लॉज में। सो इम्पोर्टेंट 10.2, द डेट ऑफ द सर्विस शैल बी रिकॉर्डेड। ओके, किसने करा और किस कंपनी का था उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए।
Another important fact, each extinguisher के cell have a tag. ओके, हर एक्सटिंग्विशर का नामकरण संस्कार करें, सॉरी, हर एक्सटिंग्विशर के लिए एक टैग लगाएं, लेबल लगाएं, जिससे पता चले यूनिकली कि वो एक्सटिंग्विशर कहाँ का है, किस बिल्डिंग का, किस टावर का, किस लोकेशन का। और उसमें ये इंडिकेट करें कि वो उसका कब किस मंथ और किस ईयर उसकी सर्विसिंग हुई, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिचार्जिंग रिकॉर्ड, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट रिकॉर्ड, ये सारे उस टैग में होने चाहिए। और एक सेपरेट लॉगबुक ईच एक्सटिंग्विशर के लिए भी मेंटेन करना होता है, जिसमें ये रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट कि मैंने बता ही दिया था, ईच एक्सटिंग्विशर सेल हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन मेंटेनेंस रिकॉर्ड। ठीक है, चला से क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, ये नया है। व्हेन प्रेशर गेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर shall be replaced or calibrated, तो प्रेशर गेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर shall be either replaced or calibrated at its hydrostatic pressure testing schedule. Question number 33, when rupture discs shall be replaced or calibrated. पहली बात, ये रप्चर डिस्क होता किस एक्सटिंग्विशर में है मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, कमेंट में लिख के आप मुझे बता दीजिए कि ये किस एक्सटिंग्विशर में होता है और किस टेम्परेचर पे एक्टिवेट होगा। बेसिकली इसका पर्पस क्या है रप्चर डिस्क का, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में मुझे बताते हो तो, और अगर नहीं मिल पाया तो डू आस्क मी इन कमेंट, आई विल लेट यू नो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 34 को ढूंढे। सो क्वेश्चन नंबर 34, नॉर्मली हमें पता है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर एचपीटी में फेल हो जाता है तो उसे डिस्कार्ड करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन क्लॉज 11.1.3 में सर्टेन कंडीशन दी हुई है, जिसके हिसाब से अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो बिना एचपीटी के भी एक्सटिंग्विशर को आप डिस्ट्रॉय और डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि अगर एक्सटिंग्विशर में रिपेयरिंग करी है, वेल्डिंग है, सोल्डिंग है, कुछ पैचेज है, तो आपको उसे डिस्कार्ड कर देना है। अगर सिलेंडर के जो थ्रेड है उनमें जंग लग गया है, ब्रोकन है, क्रैक्ड है, तो भी आप उसे डिस्कार्ड कर दें। अगर फायर एक्सटिंग्विशर आग में नहीं चला है लेकिन उस रूम में था जहाँ आग लगी है, उसका फायर को एक्सपोजर हो, फायर की हीट को एक्सपोजर हो चुका है, हीट फ्लेम को, तो उसे भी आप डिस्कार्ड कर दें। अब ये नहीं है कि कॉस्ट सेविंग के लिए उसको रीयूज कर देना है। और अगर स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर में गलती से भी कैल्शियम क्लोराइड टाइप एक्सटिंग्विशिंग एजेंट हो का इस्तेमाल हो गया, तो भी उसे बिना एचपीटी के डिस्कार्ड कर देना है। जो अभी ऊपर नहीं दिख रहा है ना, वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, वो उनके डेंट और साइज से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। जो ओके, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर सिलेंडर की बॉडी में जो डेंट है, उस जो भी छेद हुआ है उसके डायमेंशन से डेंट की जो डेप्थ है वो 1 टन से ज़्यादा होगी, तो भी आपको 60 को डिस्कार्ड करना है। और अगर 6 mm से ज़्यादा हो गया और वो वेल्ड का पार्ट है, तो भी डिस्कार्ड करना है। अगर किसी एक पॉइंट पे सिलेंडर की जो थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस, ये कहाँ से मिलेगी आपको, IS 15683 से मिलेगी, उससे पता चल जाएगा। और उस जो मिनिमम थिकनेस के 10% के अराउंड अगर वहाँ पे डेंट हो गया है, कट हो गया है कोरोजन के कारण, तो फिर आप उस एक्सटिंग्विशर को बिना एचपीटी के डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड कैसे करना है उसका भी एक तरीका है, वो इस स्टैंडर्ड के एनेक्जर्स में लिखा हुआ है, कवर करेंगे उसे भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर गाइडलाइंस रिलेटेड टू एचपीटी ऑफ गैस कार्टेज। ओके, 35, हाई प्रेशर कार्टेज जो कि नाइट्रोजन या CO2 के हो सकते हैं, या कई बड़े ट्रॉली टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के आउटर बॉडी पे भी ऐसे सिलेंडर लगे होते हैं, उनकी हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग का जो इंटरवल है 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह एक अच्छी चीज़ है जो एक्सेप्शन मिली है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कार्टेज का ओडी मतलब आउटसाइड डाया 50 mm से ज़्यादा नहीं है और उसकी कैपेसिटी 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें इस पीरियोडिक एचपीटी से एग्जम्प्ट किया गया है।
नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इंटरवल फॉर होज असेंबली इक्विप्ड विद सेट ऑफ नोजल at the end of hose shall be same as the specified for the extinguisher on which the hose is installed। अगर सेट ऑफ नोजल टाइप होज पाइप है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 5 साल की हो जाएगी एचपीटी की। क्वेश्चन नंबर 36 5 साल की होगी या एक्सटिंग्विशर पे डिपेंड करेगी, इसके लिए आप टेबल को रेफर कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, एट व्हाट प्रेशर होज पाइप ऑफ द एक्सटिंग्विशर शैल बी टेस्टेड। ध्यान से देख लीजिए, 11.3.2 टेस्ट प्रेशर के बारे में बात करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो होज असेंबली है उसकी जो प्रेशर टेस्टिंग होनी है वो होगी मैक्सिमम सर्विस प्रेशर के 1.5 टाइम्स पे। तो CO2 का जब हाई प्रेशर कितना था 55 बार, तो 55 बार मल्टीप्लाइड 1.5 टाइम्स, तो जो प्रेशर आया उतने पे इसकी टेस्टिंग होनी है। नीचे के लिए थोड़ा प्ले कर लेते हैं। फॉर ऑल टाइप ऑफ होजेज एक्सेप्ट CO2 टाइप, ये जो मैक्सिमम सर्विस प्रेशर है उसके 2 टाइम्स पे उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, now we need to find question number 37। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल फायर एक्सटिंग्विशर इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशनल हिस्ट्री शैल बी मेंटेन्ड। अच्छा, जिसे हम लॉगबुक करते हैं या इस जो फॉर्मेट दिया है उससे आप एक लॉगबुक बना सकते हो जिसमें उस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अब बात कर लेते हैं रिजेक्टेड एक्सटिंग्विशर, जिसको आपको डिस्कार्ड करना है, तो कैसे करेंगे। Rejected fire extinguishers should be cut centrally across the body, okay, and made unusable before disposable so as to prohibit their subsequent use. The date of rejection and mode disposable should be recorded in the register of fire extinguisher। सिलेंडर की बॉडी के क्रॉस काट दीजिए, डिस्कार्ड कर दो। स्क्रैप में डालने के साथ आपको उस रजिस्टर में रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर के सीरियल नंबर के अगेंस्ट कि कब डिस्कार्ड करा गया और कैसे गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। एनेक्जर्स की शुरुआत हो गई है, दैट वाज एनेक्जर ए, इज एनेक्जर बी। ओके, एनेक्जर बी में 1000 टाइप्स है, तो हमने 1000 टाइप्स में बताया था कि ये सारे क्राइटेरिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस कि 1000 टाइप कैसे डिसाइड होगा, लो मॉडरेट और हाई हजार्ड के लिए बिल्डिंग की हाइट, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, बिल्डिंग सरफेस एरिया, फ्लेमेबल गैसेस, लिक्विड एंड कम्बस्टिबल लिक्विड कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से वो कैटेगराइज हो जाता है। एनेक्जर सी इज अबाउट competent persons। ये एक नया एडिशन है, इसमें बताइए कोई कौन करेगा काम मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करने के लिए जो कम्पिटेंट पर्सन है उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 3 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड जो ट्रेनिंग कोर्स का ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 32 घंटे का होना है। एग्जामिनेशन इसकी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी जो नेशनल अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो। एंड ट्रेनिंग कोर्स शैल बी रन बाय मैन्युफैक्चर और क्वालिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। अब जिसको भी कम्पिटेंसी मिली है वो कम्पिटेंट पर्सन हर 5 साल में एक बार 4 घंटे के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग को भी अटेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 फाइनली, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑब्सोलेट एक्सटिंग्विशर। वो सारे कौन से एक्सटिंग्विशर हैं जिनको हमने अलविदा कह दिया है, तो वो है बाय बाय वाले एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड टाइप, केमिकल फोम टाइप, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप, नॉन रिचार्जेबल टाइप मोर देन 5 इयर्स, और कुछ उल्टा करके चलने वाले एक्सटिंग्विशर भी हैं। यस, इन्वर्टिंग टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सारे ऑब्सोलीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स रिफिलिंग शेड्यूल। सो एनेक्सर ई में दिया हुआ है रिफिलिंग शेड्यूल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड शेड्यूल फॉर ऑपरेशनल टेस्ट ऑन फायर एक्सटिंग्विशर। ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 1 in 3 years है एंड 1 in 5 year है। तो पहले 1 in 5 year को देख लेते हैं। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चाहे पोर्टेबल हो या व्हील्ड हो, ये 1 in 5 year जाएंगे। पोर्टेबल व्हील ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर स्टोर प्रेशर 1 in 5 year, क्लीन एजेंट 1 in 5 year। बाकी जो बच गए इस बिरादरी में वो सारे इधर आ गए और ये सबकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 in 3 year। आपके पास SIS की कॉपी है, आप इसे पढ़ लेना। नोट्स में आपको बता देता हूँ, इन कोरोसिव इन्वायरमेंट इंडस्ट्री और वेयर हाउसेज डिजायरेबल, मैंडेटरी नहीं, इट इज डिजायरेबल टू हैव डिस्चार्ज टेस्ट कैरिड आउट एट
हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी मेंशन, मतलब जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे आपको 1.5, और जहाँ 5 लिखा है वहाँ 2.5 के हिसाब से आपको फंक्शनल टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ओके, जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो 10% ऑफ स्टोर्ड प्रेशर टाइप डीसीबी फायर एक्सटेंसर फ्रॉम एचपीटी लॉट शैल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके लिए भी आपको एक कैलकुलेटर लेके बैठना होगा और एक एनुअल प्लान बनाना होगा कब और किसकी टेस्टिंग करनी है। एनेक्सर एफ इज द शेड्यूल फॉर हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे सवाल इससे आते ही हैं, और इस बार ये टेबल जो है ये एनेक्सर ये अपडेट भी हुआ है। So question number 39, what shall be hydrostatic pressure testing interval for fire extinguishers? So every fire extinguisher installed in premise shall be hydrostatically pressure tested as per the schedule given below. There shall not be any leakage or visible distortion. Extinguisher which fail in this requirement shall be replaced. रिप्लेस करने का मतलब जो एचपीटी में फेल हो गया उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। F2, the carbon dioxide type and clean agent type fire extinguishers shall be pressure tested every time when the cylinder are sent for recharging. अगर 5 साल से पहले सिलेंडर को किसी आग में चलाया, किसी ट्रेनिंग में यूज किया है और रिफिलिंग के लिए गया, तो उसकी हर बार एचपीटी होनी है। अब ये देख लेते हैं। वाटर टाइप टेस्ट इंटरवल 3 ईयर, मिनिमम टेस्ट प्रेशर 35 kg, टाइम फॉर विच प्रेशर इज मेंटेन 1. ओके, 2.5 मिनट, 150 सेकेंड, दैट इज 2.5 मिनट के लिए उसकी टेस्टिंग करनी है। 2.5 मिनट तक उसको 35 बार पे 35 kg/cm² पे रखना होगा। रिमेनिंग को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट शैल बी मिनिमम टेस्ट प्रेशर एंड ड्यूरेशन फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर आप इस टेबल को, काफ़ी इजी है पढ़ना। टेढ़े मेढ़े सवाल अगर पूछने किसी को तो ये पूछ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का मिनिमम टेस्ट प्रेशर क्या है। तो 225 टू 25 kg/cm², एंड कितने इंटरवल के लिए, ये जाएगा 30 सेकेंड्स के लिए। और टेस्ट इंटरवल एवरी 5 ईयर, तो 5 ईयर वाले कितने हो गए, क्लीन एजेंट, ड्राई पाउडर एंड CO2 टाइप। इनकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 in 5 ईयर, बाकी की फ्रीक्वेंसी है 1 in 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट आर डिफरेंट सर्विस लाइफ्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसे भी देख लेते हैं। अब हर फायर एक्सटिंग्विशर की एक लाइफ बना दी गई है। वाटर बेस्ड 10 साल, फोम बेस्ड 10 साल, अरे रुक जाओ, वाटर बेस्ड 10 साल, फोम बेस्ड 10 साल, पाउडर टाइप 10 साल, CO2 टाइप एवरी 15 ईयर्स, क्लीन एजेंट 10 ईयर्स। तो 10 साल से ज़्यादा कोई भी एक्सटिंग्विशर अगर प्रेमाइस पे रहने वाला है तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। CO2 की लाइफ होगी 15 साल। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। अभी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लेना है या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर प्रिसाइजली आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मिल गया तो ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर विथ मंथ मिल रहा है तो उससे भी आप अपने लॉग बुक को मेंटेन कर सकते हैं। अब लॉग बुक क्या होगा, क्या फॉर्मेट है, वो आगे वाले एनेक्जर में मिल जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, कमिंग। दिस इज रजिस्टर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान से देख लीजिए एनेक्जर एच में, record of fire extinguisher installed in a premises, its inspection maintenance history shall be maintained as per the format given below। इसके हिसाब से आपका लॉगबुक बनना होना चाहिए, लॉगबुक प्रिंट कराइए। और क्या है ये, पॉइंट नंबर 2, ईच एक्सटिंग्विशर शुड बी अलॉटेड ऑन 1 full page, जिसमें कि उसका सीरियल नंबर, टाइप, कैपेसिटी, मेक, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अब इनकी रिकॉर्ड को की एंट्री कौन करेगा, द मेंटेनेंस ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी डन बाय मैन्युफैक्चरर और देयर ऑथराइज्ड एजेंट और अ क्वालिफाइड फायर प्रोफेशनल। अब इनमें से कोई ये 3 लोग मेंटेन कर सकते हैं, तो क्वालिफाइड फायर प्रोफेशनल अगर है तो इनके लिए मतलब बाय डिफॉल्ट वो कंपिटेंट है टू मेंटेन द सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और पीछे लिखा था डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। सो
आप ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को रेफर करें, सो इट विल मीट योर रिक्वायरमेंट टू फुलफिल दिस लॉग बुक। ओके, सो फाइनली अब मैं वो बटन क्लिक करता हूँ जिसका जो मैं 2 बार गलती से कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और सिमिलर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय।